आणि आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊया। इसी के साथ ही जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, फेज 3 में अब हम इसको, जैसे कि लोगों ने कहा, जैसे कि स्टेट्स ने भी एक रिक्वेस्ट की, उसके तहत हमने कहा कि फेज 3 में 1 मई से ना कि हम लोग जो अब तक 45 साल से अब लोग करते जो हम वैक्सीनेशन फ्री करते हुए आ रहे हैं, इसके साथ ही अगर स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर 18 से 44 साल के लोगों को भी कवर करना चाहते हैं तो वह उसको कवर करें। एक एडिशनैलिटी के रूप में यह गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और जो कि 1 मई से इसका कार्य शुरू हो रहा है। हमारा मुख्य एफर्ट ये रहा है कि हम प्रायोरिटी ग्रुप को देश की तरफ से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें ताकि हम देश की मोर्टेलिटी को कम कर सकें। अब अगर हम देखें तो इसके तहत 50% जो देश की सप्लाईज हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंटिन्यूड फ्री वैक्सीनेशन थ्रू स्टेट एंड ड्यूटीज चलेंगी, जिसमें कि हमारे इससे पहले साइंटिफिक दृष्टि से आइडेंटिफाई किए हुए प्रायोरिटी एज ग्रुप्स कवर किए जाएंगे, प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट वह अपनी कवरेज और पॉपुलेशन और प्राइस को डिटरमिन करते हुए एक एडिशनैलिटी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहे इस प्रयत्न में वह भी एक भागीदारी के रूप में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, प्राइवेट संस्थान भी अगर वह 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करना चाहें तो वह भी एक ऑप्शन के रूप में प्रोवाइड किया गया है। हमारा मुख्यतः एफर्ट यही है कि कैसे हम सब लोगों को मिलाते हुए आगे से आगे एफर्ट करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकें। इसमें आज एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में आपके द्वारा अपने देश के हर नागरिक को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब हम कोविड से डील कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अवेयर रहें, अलर्ट रहें, मैनेज करें, बिना भय के मैनेज करें। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पिछले साल इस देश ने कोविड को मैनेज किया था। जब फर्स्ट पीक में हमारे क्या इंटरवेंशन थे जिसने हमें सपोर्ट किया, वह इंटरवेंशन थे सोशल वैक्सीनेशन, 2 गज की दूरी, वह इंटरवेंशन था यूज ऑफ मास्क ताकि हम रेस्पिरेटरी हाइजीन साथ में ध्यान रखें। तीसरा इंटरवेंशन था कि अपने हैंड हाइजीन, अपने हाथ को धोएं सैनिटाइजर से या साबुन से ताकि हम इन्फेक्शन का फैलना रोक सकें। इसके साथ ही एक हमारा और मेजर एफर्ट उस समय पर था कि हम अपने नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फील्ड पर ढंग से इंप्लीमेंट करें, हर हॉस्पिटल को स्टेट के साथ मिलकर ओरिएंट करें ताकि क्लिनिकल मैनेजमेंट जो भी केस पॉजिटिव आए हम उनको ढंग से मैनेज कर सकें। इस हमारे पूरे एफर्ट में अगर आप देखें आज एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन भी हमारे साथ है। तो आज जरूरी है कि हमारे पुराने जो हमारे लर्निंग्स हैं, पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यह भी मानते चलें, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे वैक्सीन आ गई है लेकिन दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि अगर हमारे पास वैक्सीन एक इंटरवेंशन के रूप में अवेलेबल है तो भी हमारे जो बेसिक पैरामीटर, जो बेसिक हमारे अप्रोचेज हैं, 2 गज की दूरी, यूज ऑफ फेस मास्क, हैंड हाइजीन, इस पर से हमारा बिल्कुल ध्यान ना हटे। यह हमारा रूट कॉज है। अगर हमारे केसेस ही बढ़ते रहे तो जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी एक रिक्वेस्ट की थी कि देश की पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या इतनी है कि हम चाहकर भी कोई भी नहीं उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, तो हमें सबसे पहले रूट कॉज पर काम करने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। जब हम रूट कॉज पर काम कर इन्फेक्शन का स्प्रेड रोकें तब हम पैरेलली क्लिनिकल मैनेजमेंट पर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने पर भी काम करते रहें। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश जो हम लोगों के सामने अब आता है वह आता है कि होम आइसोलेशन किसी भी इंफेक्शियस डिजीज का एक सबसे मुख्य अप्रोच अगर हम देखें कि उसको हम कैसे उसको सबसे बढ़िया ढंग से मैनेज कर सकते हैं, वह है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है टाइमली टेस्टिंग, ताकि अगर हम अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई कर पाएं तो हम केस को डिटीरियरेट होने से, केस को और कॉम्प्लिकेट होने से रोक सकते हैं। आपने सबने देखा होगा, इससे पहले भी हमारे सीनियर डॉक्टर कुलीग्स बताते आए हैं कि अराउंड 80 से 85% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टम रहेंगे अगर हम उनको टाइम पे आइडेंटिफाई किया। वह सारे केसेस हम होम आइसोलेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आज जरूरी है कि जो केसेस, क्योंकि बेड्स की अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड ही है, तो जो बेड से रिलेटेड केसेस है वह बेड के लिए जाए, चाहे वह ऑक्सीजन बेड हो, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो,
और बाकी जो केसेस है जो हम नॉर्म्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज कर सकें, उसको हम उसी तरीके से मैनेज कर सकें। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जब हम एसिम्प्टोमेटिक केस कहते हैं तब इसका अर्थ क्या है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस वो केसेस हुए जो कंफर्म तो पाए गए लैब में, लेकिन उनमें कोई ऐसे मेजर सिम्टम नहीं है जिसको कि जैसे हम फीवर, कफ या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ज्यादा है। तो ऐसे केसेस को जब हम एसिम्प्टोमेटिक केसेस मानते हैं, इनको हम अपने घर पर ही मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह माइल्ड केसेस वह केसेस हुए जहां पर कि हो सकता है कुछ खांसी या ऐसा कोई सिम्टम जरूर हो, फीवर हो, लेकिन ब्रेथलेसनेस ना हो, और हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन रूम एयर पर बिना किसी सपोर्ट के हम देखें तो वह 94 से ज्यादा हो। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इसी चीज को रिट्रेट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कल अपनी अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर होम आइसोलेशन भी जारी की है। आप सबके द्वारा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट विच इज mohfw.gov.in, उस पर इन गाइडलाइंस को, जो अवेलेबल गाइडलाइंस हैं, खासकर हमारे वह लोग जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं और वह फैमिली मेंबर जिनके घरों में पॉजिटिव लोग हैं, वह इन गाइडलाइंस को समझें और इन गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य करें। उन गाइडलाइंस के रूप में संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। सबसे पहले होम आइसोलेशन के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। तो जैसे मैंने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की है कि माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो कि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर कहे कि उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वही लोग होम आइसोलेशन के लिए जाएं। साथ ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन उन्हीं केसेस में किया जाए जहां घर के अंदर जो आदमी पॉजिटिव आया है उसके आइसोलेशन की व्यवस्था हो, उसके पास एक सेपरेट रूम अवेलेबल हो सके, और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि वो क्वारंटाइन मोड में रहेंगे, वे हाई रिस्क कैटेगरी में रहेंगे एज ए कॉन्टैक्ट, उनके लिए भी अलग से रहने की व्यवस्था हो। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो काइंडली स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करते हुए आप फैसिलिटी क्वारंटाइन या फैसिलिटी आइसोलेशन की तैयारी करें। इसके साथ ही यह जरूरी है कि घर में उस पर्टिकुलर पेशेंट को देखने के लिए केयर गिवर हो, जो उस मल्टीपल लोग उस पेशेंट को रेगुलरली ना देखें, वह केयर गिवर एक हॉस्पिटल या हमारे पब्लिक हेल्थ के जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल है उनसे टच में रहे, हमारे कॉल सेंटर से टच में रहे, और साथ में केयर गिवर और जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं घर के, उन सबको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस यानी कि एक एडवांस प्रिकॉशन के रूप में, जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से ले, या जैसे कि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ने सजेस्ट किया है उसके हिसाब से ले। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहूंगा कि एल्डरली पेशेंट्स या पेशेंट जिनको की और कुछ और बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लंग लीवर या किडनी डिजीजेज या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज कोई भी हों, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं जैसे कि HIV या ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट या कैंसर पर थेरेपी एक्सेट्रा, इस टाइप के केसेस में होम आइसोलेशन अपने ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर की एडवाइस पर ही लें, नहीं तो फैसिलिटी में एडमिशन का, जहां पर कि हमें नॉन ऑक्सीजन बेड से भी मैनेज हो सकता है, वहां की प्लानिंग करें। साथ ही पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। पेशेंट्स जहां तक हो सके अपने आप को आइसोलेट करके एक वेल वेंटिलेटेड रूम में अलग से रहे। पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहने, यह बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे कई जगह पर हमारी ही मीडिया में न्यूज आती है कि अब घर घर में फैल रहा है करके एक भय का वातावरण क्रिएट हो रहा है। हमें समझने की जरूरत है घर घर में इसलिए फैल रहा है क्योंकि हम जो उसकी रिक्वायर्ड प्रिकॉशन है वह नहीं लेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीज डेफिनेटली फैलेगी। साथ ही जरूरी है कि पेशेंट अपने मास्क को 8 घंटे तक इस्तेमाल करके उसको डिस्कार्ड कर दे, नया मास्क का इस्तेमाल करे। केयर गिवर अगर फिजिबल है या तो वह ट्रिपल लेयर मास्क यूज करे, लेकिन अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है तो जब केयर गिवर रूम के अंदर जाए और पेशेंट से इंटरेक्ट करे तब वह N95 मास्क का इस्तेमाल भी कर सकता है। पेशेंट के लिए जरूरी है कि वो बहुत रेस्ट ले, प्रॉपर उसका हाइड्रेशन बना रहे, रेस्पिरेटरी एट्रिकेट्स पे काम करे, हैंड हाइजीन पर ध्यान रखे, अपने हाथ को समय समय पर धोते रहें। साथ ही जरूरी है कि वह अपने कोई भी पर्सनल आइटम घर के किसी भी मेंबर से शेयर ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। जरूरी है कि जो उस कमरे की या घर की जो रेगुलरली टच सर्फेसेस जैसे डोर नॉब हो गया, जैसे टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, उनको प्रॉपरली क्लीन करते रहें, उनको सैनिटाइज करते रहें। साथ में जरूरी है कि पेशेंट अपने टेम्परेचर को मॉनिटर करें, कहीं पर पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हो तो अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी मॉनिटर करें, और जब भी उन्हें लगे कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, जिसमें कि मेरे कुलीग डॉक्टर साहब और डिटेल में हमें गाइड करेंगे, तब वह उस केस में मेडिकल जो हेल्प है उसके लिए प्लान करें।
इसीलिए जरूरी है कि एक स्थाई पर जब पेशेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उतना ही जरूरी है कि केयर गिवर भी अपना ध्यान रखे। केयर गिवर को हर समय ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क यूज करना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स जब भी वह पेशेंट से संबंधित किसी चीज को हैंडल करता है, अपने मास्क को प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अपने हाथ को रेगुलर बेसिस पर सैनिटाइज करना चाहिए। जब भी वह बीमार आदमी के संपर्क में आता है, चाहे उसके खाने से संबंधित समय पे या अदरवाइज, तब वह अपने हाथों को साफ करें सोप से या पानी से। और पेशेंट के बॉडी फ्लूइड, पर्टिकुलरली जैसे कि ओरल फ्लूइड हुए या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हुए, जैसे कि हम बोलना खांसना, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करें। जरूरत है तो डिस्पोजेबल ग्लव यूज करें जब वो पेशेंट से रिलेटेड कोई चीज हैंडल कर रहा है। कोई भी कंटामिनेटेड आइटम, जो पोटेंशियली कंटामिनेटेड आइटम हो सकते हैं, जैसे कि खाने के बर्तन, गिलास, टॉवल एटसेट्रा, उनसे एक्सपोजर अवॉइड करे। और अगर बर्तन या कोई भी चीज धोनी है तो वह सोप और पानी से ग्लव्स पहन के धोए जाएं। साथ ही जितना भी हमारे ग्लव्स हैं या और भी जो संबंधित आइटम्स हैं, उनका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। वह स्वयं एक कारण न बने इन्फेक्शन के फैलने का। इससे संबंधित अब जो जरूरी है, वह जरूरी है कि जब वह घर पर रहे तो किस टाइप से क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। मैं अपने सीनियर कुलीग डायरेक्टर एम्स सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे गाइड करें। थैंक यू, नमस्कार। तो इसी कड़ी को आगे लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि सब जरूरी है की हम तेव्हा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद संपन्न झाली। देशातल्या दुसऱ्या क्रमांकाचे कोरोनाबळी नवी दिल्लीत असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेतून मिळाली। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की उत्तर प्रदेशात कोरोना प्रसार वाढतोय असं देखील केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय। आत्ताच्या ह्या क्षणाची मोठी बातमी, 45 वयांपेक्षा जास्त लोकांना आतापर्यंत 11 कोटी लशी दिल्याचं केंद्र सरकारनं सांगितलं। 1 मे पासून केरळ, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक इथं सर्वाधिक कोरोना प्रसार, तशी शक्यता व्यक्त